आज की कहानी का आगाज एक कातिलाना हमले से होता है। एक ऐसा हमला जो हमें सीधा एक ऐसे शख्स की दुनिया में ले जाता है जिसकी पहुंच सरहदों से कहीं आगे थी। जगह है बैंकॉक, थाईलैंड। तारीख 14 सितंबर साल 2000। रात के 9:30 बजे एक आलीशान अपार्टमेंट में कुछ होने वाला था। बज़ाहिर तो ये एक सालगिरह का सरप्राइज था, लेकिन फिर वहां गोलियों की बारिश हो गई। असल निशाना जश्न मनाने वाला शख्स नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन था। लेकिन इस हमले की क़यादत कौन कर रहा था? कराची का एक अनपढ़ कसाई जिसे सब भोलू के नाम से जानते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है, एक कसाई कराची की गलियों से निकलकर बैंकॉक में एक बैनुल-अक़वामी हिट को कैसे लीड कर सकता है? आइए इसकी पूरी फाइल खोलते हैं। भलो की कहानी को समझने के लिए उसकी इस नाकाबिले यकीन तब्दीली को देखना बहुत जरूरी है। देखें, ये इसकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। एक तरफ कराची का एक अनपढ़ कसाई का बेटा, एक छोटा मोटा गैंगस्टर, और दूसरी तरफ एक बैनुल-अक़वामी डॉन, एक सियासी किंग मेकर जो अफ्रीका में सदारती उम्मीदवारों को फंड करता था। ये सफर सिर्फ कराची से अफ्रीका का नहीं था, ये एक छोटी सी दुकान से इख्तिदार के ऐवानों तक का सफर था। तो उसका उरूज शुरू कहाँ से हुआ? इसी की दिहाई के कराची से, एक ऐसा शहर जो उस वक्त सियासी खलफिशार और तशद्दुद की लपेट में था। उसने शुरुआत की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के अस्करी विंग से। यहाँ उसकी मुलाकात तालिब इल्म रहनुमा नजीब अहमद से हुई और वो इसका करीबी साथी बन गया। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 6 अप्रैल 1990 को नजीब अहमद का कत्ल हो गया। इस वाक़े ने भोलू को खौफ और ताकत की अलामत बना दिया। इसके बाद उसने मुर्तज़ा भट्टो के धड़े और उनके अस्करी नेटवर्क अल जुल्फ़िकार से हाथ मिला लिया। यानी शहर की अफरा तफरी उसके लिए एक मौका बन गई और उसने सियासी इंतशार को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान में इसके लिए ज़मीन तंग हो रही थी, कानून का शिकंजा कस रहा था, तो उसने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला किया। उसने अपना खेल आलमी सतह पर ले जाने का सोचा। और ये उसकी चालाकी का सबसे बड़ा सबूत है। 1990 में वो खुद तो कराची से मोज़म्बिक भाग गया। फिर 1992 में पाकिस्तान में ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हुआ। पहले तो ये डाकुओं के खिलाफ था, लेकिन जल्दी ही इसका रुख MQM की तरफ मुड़ गया। इसके नतीजे में 1994 तक MQM के कई लोग जान बचाकर जनूबी अफ्रीका भागे, लेकिन भोलू तो वहाँ पहले ही अपने पांव जमा चुका था। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने अपने हरीफों की मुखबरी करके और उन्हें टारगेट करके अपनी ताकत को मज़ीद मजबूत कर लिया। यानी पाकिस्तान में होने वाला ऑपरेशन उसके लिए बैरून मुल्क अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का एक हथियार बन गया। अफ्रीका पहुंचकर उसने एक पूरी मुजरिमाना सल्तनत खड़ी कर ली। इसके कामों में क्या कुछ शामिल नहीं था? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, होटल और कैसीनो, दाऊद के लिए मंशियात का कारोबार, असले की स्मगलिंग। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसका सबसे खतरनाक खेल था सियासी फंडिंग। वो मोज़ाम्बिक में सदारती उम्मीदवारों पर पैसा लगा रहा था। सोचें, एक किंग मेकर वो होता है जो खुद तो बादशाह नहीं बनता, लेकिन ये फैसला करता है कि बादशाह बनेगा कौन। और भूलो यही कर रहा था। वो अपने जुराइम के पैसे से एक मुल्क का सरबराह चुन रहा था। कराची का एक अनपढ़ कसाई अब एक पूरी कौम की तकदीर का फैसला करने लगा था। लेकिन जब ताकत उरूज पर होती है, तभी सबसे बड़ी गलती का खतरा भी होता है। और भोलो ने भी एक ऐसी ही मोहले गलती की। ये वो गलती थी जो हमें वापस वहीं ले जाती है जहां से हमने कहानी शुरू की थी, बैंकॉक। याद है वो बैंकॉक वाला मिशन, छोटा राजन को ख़त्म करने का काम? वो मिशन नाकाम हो गया और दाऊद इब्राहिम के लिए नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उस नाकामी का सारा गुस्सा सीधा भोलू और उसके पार्टनर शुएब खान पर निकला। और उसके बाद सब कुछ बिखरने लगा। सबसे पहले तो दाऊद का एतमाद ख़त्म हो गया। फिर भोलू और शुएब खान का इत्तेहाद भी टूट गया। शुएब ने नाकाम हिट के लिए भोलू के आदमियों को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। भोलू को मजबूरन अपनी जेब से कातलों को अदायगी करनी पड़ी। बस यहीं से उनकी शराकतदारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जिस तेज़ी से भोलो उरूज पर पहुंचा था, उसका जवाल उससे भी ज़्यादा तेज़ और सफाकाना था। 13 जनवरी 2005 को इब्राहिम भोलो कराची से लापता रिपोर्ट हुआ। वो आखिरी बार अपने साबिक पार्टनर शुएब खान के घर जाते हुए देखा गया था। वो कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर 2004 में शुएब खान की गिरफ्तारी हुई और उसने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने इतराफ़ किया कि भोलू लापता नहीं हुआ था, उसे 8 जनवरी 2001 को ही कत्ल कर दिया गया था। और कत्ल का तरीका इंतहाई सफ़ाकाना था। शुएब खान के मुताबिक उसने भोलू को दाऊद इब्राहिम से मुलाकात का झांसा देकर बुलाया, फिर उसे नशा देकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी
इसके बाद उसे गुलबर्ग के एक घर ले जाया गया और वहीं गला घोटकर उसे मार दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी लाश को तारकोल, चूने और पानी से भरे एक ड्रम में डालकर तहलील कर दिया गया। इसका खात्मा कानून ने नहीं, इसके अपने ही एक साथी ने किया। शुएब खान के इतराफ पर जब इस जगह की खुदाई की गई तो वहां से इंसानी बाकियात मिले और जनवरी 2005 में डीएनए टेस्ट ने यह कंफर्म कर दिया कि वो बाकियात इब्राहिम भोलू की ही थीं। इसके साथ ही कराची के इस भूत की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। भूलों की कहानी तो तारकोल के एक ड्रम में खत्म हो गई, लेकिन ये एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। आज दुनिया भर के तनाज़ात वाले इलाकों में न जाने कितने ही नए भूलो तैयार हो रहे हैं जो आलमी सतह पर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये केस एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि मकामी सतह पर पैदा होने वाला तशद्दुद जब आलमी शक्ल इख्तियार करता है तो वो रियासतों की ताकत को भी चैलेंज करने लगता है।